Hello students, today's topic is what makes an election democratic। और ये टॉपिक आप एन बुक में पेज नंबर 58 और 59 में देख सकते हैं। मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये पेज नंबर 58 और 59 में है, और शायद आपकी अगर न्यू बुक है तो उसमें पेज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चैप्टर आपको पहले से ही पता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर है। किसी बुक में चैप्टर 4 होगा और किसी न्यू बुक में चैप्टर 3 हो सकता है। तो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप अंदर जाएंगे तो 2-3 पेजेस के बाद में ये टॉपिक आपको दिखाई देगा, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। किसी भी कंट्री में जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो डेमोक्रेटिक कैसे कहा जाएगा, वो कौन कौन से फीचर हैं या कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इस कंट्री का इलेक्शन डेमोक्रेटिक वे में हो रहा है। अक्सर आपने सुना होगा कि इलेक्शंस में कई जगह पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ सुनने में आती हैं, जैसे कि जबरन वोट डलाना। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ लीडर भी वोट पाने के लिए जनता को गुमराह करते हैं, उनसे जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर वोट की डिमांड करते हैं और पब्लिक को अपने फेवर में लेने की कोशिश करते हैं। और इससे भी अलग बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं। कभी कभी वोटर्स को ज़बरदस्ती वोट डालने के लिए प्रेशर डाला जाता है, उनसे जबरन वोट डलवाए जाते हैं। और ये केवल इंडिया में नहीं, दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं जो इलेक्शन को प्रॉपर वे में, जिसको कह सकते हैं कि फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं होने देते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकना और इलेक्शन को पूरी तरीके से फेयर और एक डेमोक्रेटिक वे में कंडक्ट कराना, ये हर एक कंट्री की, वहाँ की गवर्नमेंट की और जो भी इलेक्शन कमिटीज़ हैं या इलेक्शन कमीशन हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से बेसिस हैं, वो कौन से पॉइंट हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं। तो आप उसी टॉपिक में देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। सबसे पहले तो किसी भी इलेक्शन में देश की जनता के बीच में जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हैं या जो वोट डालने की एज है, वो सभी लोग एलिजिबल होने चाहिए। देश की जनता की संपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए वोटिंग में। मीन्स एवरीबडी मस्ट हैव द राइट टू वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर किसी को वोटिंग का राइट होना चाहिए, सबको मतदान का अधिकार हो, और इसके बाद में हर एक के मत की वैल्यू, हर एक के वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी है कि कुछ स्पेशल लोगों को वोट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और वहीं दूसरे जो लोग अनइम्पॉर्टेंट हैं उनके वोट की वैल्यू कम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters। जो भी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनको इंडिपेंडेंटली और या फिर किसी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का राइट मिलना चाहिए, और वो उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इतना होना चाहिए कि देश का कोई भी नागरिक इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, हार्ड और कुछ ऐसे टर्म्स और लिमिटेशंस नहीं होने चाहिए कि एक आम आदमी चुनाव से बाहर हो जाए और वो चुनाव ना लड़ पाए। तो सिस्टम कुछ ऐसा बनना चाहिए। और हालांकि इंडिया में ऐसा प्रोसीजर है कि चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो या बहुत हाईली एजुकेटेड हो, ठीक, विकलांग है या कोई भी मैन वुमेन, हर किसी को इक्वली राइट है कि वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स।
आपको पता है कि इंडिया में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन रेगुलर 5 साल के अंतराल में होते हैं और यही इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, जिससे पब्लिक को फिर से नए उम्मीदवारों को और नए नेताओं को चुनने का मौका मिले और पहले से ऐसे लीडर और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको सरकार से और असेंबली से हटाने का जनता को अगले चुनाव में मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। हाँ, ये थोड़ी सी इंडिया में आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जनता के जो फेवरेबल उम्मीदवार हैं, जनता जिन नेताओं को या जिन लोगों को पसंद करती है, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का चांस कम मिलता है, क्योंकि अधिकांश पॉलिटिकल पार्टियां उन कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उतारते हैं जो जिताऊ होते हैं, जो किसी भी तरीके से, चाहे वो पैसा खर्च करके या अपनी पॉपुलैरिटी के बेसिस पर आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे लोगों को चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाती हैं, लेकिन जनता के बीच से जो लोग होते हैं और जिनको जन नेता कहा जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो इलेक्शन में उम्मीदवारी के लिए टिकट का बंटवारा होता है, वो किसी भी पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स होते हैं, बस वही डिसाइड कर लेते हैं किसको टिकट मिलना है और किनको कहाँ से चुनाव लड़ना है। आम जनता का, कॉमन पीपल्स का इसमें कोई रोल नहीं है, जो कि एक बहुत गलत फैसला है और ये देश की जनता के फेवरेबल नहीं है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। इलेक्शन मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, किसी भी तरीके से उसमें कोई मिस्टेक, चीटिंग या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए, सभी को वोट डालने का मौका मिले और वोटर के ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो अभी मैंने डिस्कस किए। इन सभी बेसिस पर अगर कोई भी कंट्री और डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खरी उतरती है, तो इसका मतलब उस कंट्री के इलेक्शन डेमोक्रेटिक और फेयर कहे जा सकते हैं। अदरवाइज़ की कंडीशन में अगर इनमें से कोई भी पॉइंट या कुछ पॉइंट फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब अभी इलेक्शन पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक वे में कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, फ्री और फेयर मैनर में नहीं हो रहे हैं और उन इलेक्शंस में के प्रोसीजर में कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप रीडिंग करते रहिए और नोट्स के लिए मैं जल्दी ही आपको इन्फॉर्म करूँगा कि कैसे लिखना है। तब तक आप रीडिंग करते रहिए।